चलिए गाइस, तो लेट्स मूव अहेड। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था और हीट कैपेसिटी वाला हम लोगों ने जो फॉर्मूला था वो चेक कर लिया था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आप उसे कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो होती है आपकी हीट कैपेसिटी। नाउ गाइज यहाँ पर आप देखो, हम लोगों को एक रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ पर स्टडी करना है और वो रिलेशनशिप है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो हम लोगों ने यहां पर फॉर्मूला यूज करा कि अगर मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी को निकालता हूं तो QP यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। नाउ गाइस, आप सभी लोग एक बात जानते हैं, मुझे आप लोगों को यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने यहां पर जो फॉर्मूले पिछले सारे लेक्चर्स में स्टडी करे हैं, ये देखो, ये जो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी करे हैं, यहां पर हम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी है कि जो डेल्टा H होता है और डेल्टा U होता है ना, डेल्टा H और डेल्टा U होता है, ये अलग अलग कंडीशंस पर होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप लोग हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और अगर आप लोग कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो डेल्टा H यानी चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहां पर इस चीज को देखते हैं कि QV इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा U एंड QP इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H। ये फॉर्मूले आई होप आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखे। तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अब हम लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला उठाकर ले आते हैं, इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा PV। अब यहां पर आप सभी लोग एक बात जानते हो कि डेल्टा PV अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू nRT, है ना। अब क्योंकि यहां पर हम लोग 1 मोल गैस के लिए बात कर रहे हैं, n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली PV इज इक्वल टू RT के बराबर हो गया। तो हमने PV की जगह पर यहां पर RT रख दिया। अब R तो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट तो कभी भी छोटा नहीं हो सकता, तो यहां पर सिर्फ बचा डेल्टा T, क्योंकि R के आगे में डेल्टा नहीं लगा सकता। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा H की जगह पर CP डेल T रख देते हैं और डेल्टा U की जगह पर हम CV डेल T रख देते हैं प्लस R डेल्टा T। नाउ यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करो कि डेल्टा T और डेल्टा T सब में कॉमन है। हमने अगर डिवाइड कर दिया इक्वेशन को बोथ साइड बाय डेल्टा T, अगर आप डेल्टा T से इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा T और डेल्टा T कट जाएगा। अब यहां पर बचेगा CP, यहां बचेगा CV, यहां बचेगा R। सो R इज इक्वल टू CP माइनस CV। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका रिलेशन, यानी आप जिस भी आइडियल गैस के लिए काम कर रहे हैं उस आइडियल गैस का R का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू CP माइनस CV। क्या चीज क्लियर हो गई? यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत इजी डेरिवेशन था। अब आगे बढ़ते हैं और गाइस यहां पर अब आपके मन में सवाल आ चुका होगा कि यार सर इतनी देर से, इतने दिनों से डेल्टा U का मेजरमेंट सिखा रहे हैं, डेल्टा H का मेजरमेंट सिखा रहे हैं, लेकिन इसे रियल लाइफ में किया कैसे जाए। तो गाइस रियल लाइफ में अगर आप लोगों को डेल्टा U निकालना है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वो आप हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हैं। यानी कि अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस W। लेकिन अगर आप यहां पर वॉल्यूम चेंज ना करो, इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा V की वैल्यू 0 कैसे होगी? मान लो अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम मान लो 1000 ml है और अगर आपका फाइनल वॉल्यूम भी 1000 ml है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1, यानी 1000 माइनस 1000 यानी आपकी नेट वैल्यू हो गई 0। तो आपका जो वर्क डन है P एक्सटर्नल
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो आपका वर्क डन ही 0 हो गया। पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी ही आपका 0 हो गया, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू तो यही थी, तो आपका डब्ल्यू हो गया 0। तो जब डब्ल्यू 0 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्यू, तो ये बन गया क्यू वी। तो ये डेरिवेशन में आपको कई बार सिखा चुका हूँ, तो आप लोगों को ये डेरिवेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइज अगर हम लोगों के पास में यहां पर डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसे निकाले कैसे? तो गाइज इसको निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। रियल लाइफ में बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ ऐसा नजर आता है। अगर आप लोग रियल लाइफ इंस्ट्रूमेंट देखें तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ ऐसा नजर आता है ना, और हम लोगों को सिखाया ऐसे जाता है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये एक बहुत स्टील बॉडी का एक कंटेनर होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है। आप देखो ये ऊपर से पूरी तरीके से पैक्ड है, इसको हमने ऊपर से पूरी तरीके से पैक किया हुआ है। यहां पर हम लोगों ने देखो एक थर्मोमीटर डाल दिया है, और यहां पर हम लोगों ने मीडियम वाटर रखा है। वाटर के अंदर आप देखो यहां पर हम लोगों ने एक स्टरर लगा रखा है, ये आपका एक स्टरर है जो ऐसे 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 घूमेगा। अब क्या करा हम लोगों ने, इस चेंबर के अंदर हम लोगों ने देखो एक और चेंबर रख दिया। इस चेंबर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक और चेंबर रख दिया, और इस चेंबर के अंदर हम लोगों ने एक सैंपल रख दिया। ये देखो यहां पर आपका एक सैंपल रखा हुआ है। इस सैंपल के ऊपर आप देखो हम लोगों ने फाइनिंग या फायरिंग लीड्स लगा रखी है। फायरिंग लीड्स बेसिकली क्या होगा, ये जो लीड्स जा रही है, ये जो लीड्स नीचे की तरफ जा रही है, ये लीड्स क्या करेंगी, यहां पर कंबशन प्रोवाइड करेगी, यानी यहां पर आग लगाएगी, यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस करेगी, जिससे चिंगारी निकलेगी, जिससे आग लगेगी। और आग लगने की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन भी भर रखा है, क्योंकि यहां से हम ऑक्सीजन को लगातार अंदर की ओर भेज रहे हैं, तो यहां पर अच्छा यहां पर वाटर नहीं है ना, ये वाला जो चेंबर है ना आपका, ये वाला जो चेंबर है, इस चेंबर के अंदर वाटर नहीं है। इस चेंबर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, और आपने सैंपल रखा और फायरिंग लीड्स लगा रखी। अब आपने क्या करा, यहां से फायरिंग लीड्स चालू करी। फायरिंग लीड्स चालू करने की वजह से ये सैंपल का कंबशन होना स्टार्ट हुआ, सैंपल हो गया कंबस्ट। अब आप लोग सब जानते हैं कंबशन तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम लोग सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं दैट जो आपका कंबशन होता है मेरे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे बच्चों, कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे किडीज, यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, यहां से हीट बाहर निकलेगी, यहां से गर्मी बाहर निकलेगी, हाय गर्मी। अब गर्मी बाहर निकली, हीट बाहर निकली, तो हीट के बाहर निकलने की वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो आप इस थर्मोमीटर की वजह से निकाल रहे हैं। अब जैसे ही यहां से गर्मी बाहर निकलेगी, ये स्टरर को हम घुमाना चालू कर देंगे, ये स्टरर को हम लोग घुमाना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा, पूरा जो वाटर है उसमें ये हीट इवनली स्प्रेड हो जाएगी, ताकि गर्मी पूरी तरीके से प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए, तो थर्मोमीटर में एक प्रॉपर रीडिंग आए। और जो भी थर्मोमीटर में रीडिंग आएगी उससे हम लोग यहाँ पर हमारा वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई साहब इसकी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला भी सिखाया था, ये देखो, ये देखो, मैंने आपको डेल्टा यू निकालने का कल एक फॉर्मूला सिखाया ही था, अगर आप लोगों को पता हो तो अगर आपके पास में वाटर की हीट कैपेसिटी है जो कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकाल रहे हो, आपको चेंज इन टेम्परेचर पता चल जाएगा, आपके सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है और आपने सैंपल की मात्रा कितनी ली है, इससे आपको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर बड़े आराम से किसी भी सैंपल की इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। अच्छा यहां पर आप देखो, यहां पर टेम्परेचर T1 और T2 अलग होगा, जिसमें T2 बड़ा होगा, लेकिन आप देखो यहां पर जो वाटर है इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बराबर होगा, यानी कि इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग डेल्टा एच कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। भाई डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सीधी सी बात है, हम लोग सब जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड एट क्यूपी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। यानी यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के अंदर इस चीज को करने वाले हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग लेबोरेटरी में जाओगे तो लेबोरेटरी में आपको ये कैलोरीमीटर ऐसा दिखाई देगा, ये आपको लेबोरेटरी में कैलोरीमीटर कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना।
डायग्राम ऐसा है लेकिन रियल में ये ऐसा दिखाई देगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसको जैसे हम लोग नीचे फिट कर देते हैं तो यहां पर ये कुछ ऐसा दिखने लगता है और यहां पर प्रेशर अब आपका कांस्टेंट हो गया। प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका कांस्टेंट हो गया। यहां पर आप लोगों ने अंदर एक स्टरर लगा दिया, आपने अंदर वाटर भर दिया, देन आपने स्टायरोफोम कप्स लगा दिए, स्टायरोफोम का आपने कवर लगा दिया ताकि किसी भी प्रकार का प्रेशर में कोई चेंज यहां पर ना हो। एक्चुअली कॉफी मग, आपने देखा होगा ना, लोग कॉफी पीते हैं, वो एक्ट्रेस और हीरो वगैरह स्टाइल मारते हैं और ऐसे स्टाइल मार के एयरपोर्ट पे कॉफी पी के चलते हैं, ये वही है। हमने यहाँ से थर्मोमीटर लगा दिया, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दिया और हम लोग यहाँ पर हमारे सैंपल को गर्म करेंगे। हम लोग हमारे सैंपल को गर्म करेंगे, जैसे हमारा सैंपल गर्म होगा, मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पर बाहर से हीट सप्लाई करी और अगर इसने हीट अब्जॉर्ब कर ली, डेफिनेटली अगर ये हीट अब्जॉर्ब करेगा, डेफिनेटली अगर ये हीट अब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 से कम हो जाएगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर के बाद फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डेल्टा टी की वैल्यू चेंज हुई मतलब इसने हीट अब्जॉर्ब करी, और अगर इसने हीट अब्जॉर्ब करी डेफिनेटली आपके क्यू पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो डेफिनेटली मतलब आपका डेल्टा एच यानी आपकी इंथैल्पी इंक्रीज हुई। तो इस तरीके से आप लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर हीट रिलीज करी, यानी कि आपने आपके इस पूरे कैलोरीमीटर को आपने एक ऐसे सिस्टम में रखा जिसमें बाहर ज्यादा गर्मी ठंड है और ये ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा सिनेरियो देखने को मिलेगा, यहाँ पर हीट रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे वाले केस में अगर आपके टेम्परेचर 1 बड़ा हो टेम्परेचर 2 से, दैट मीन्स यानी जो हीट थी एट कांस्टेंट प्रेशर वो लॉस हो गई, मतलब रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो गई, आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब आपने हीट बाहर छोड़ दी, तो डेफिनेटली आपके डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई, मेरे गुलजारी लालों को? क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई रहती है, ये स्क्रीन आपको सारी की सारी वैल्यूज प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला। और आप लोगों को पता ही है क्यूपी कैसे निकलेगा, आप सभी लोग जानते हैं क्यूपी निकालने का फॉर्मूला ये रहा। क्यूपी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मतलब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर क्यूपी कैसे निकालेंगे, आप लोग क्यूपी के लिए यहां पर लिखेंगे क्यूपी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों सी पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। एंड सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी आप लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंटली दी होती है, और टेम्परेचर का चेंज आप थर्मोमीटर की मदद से यहां पर निकाल सकते हैं। तो आपको इससे मिल जाएगी क्यूपी की वैल्यू, और जितनी वैल्यू क्यूपी की होगी उतनी वैल्यू आपकी डेल्टा एच की होगी। तो ये कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके आप लोग बड़े आराम से, बहुत इत्मीनान से आप लोग कांस्टेंट प्रेशर पर इंथैल्पी को मेजर कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए, अभी मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूले पढ़ाए, ये फॉर्मूले अब आपको यहां पर क्लियर होते हुए नजर आएंगे कि अच्छा सर ऐसा सिस्टम है। मतलब यहां पर भी आपको जो क्यूवी निकालना है, तो वो क्यूवी कैसे निकालेंगे, क्यूवी निकालेंगे हम लोग सीवी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी से। जो आपके वाटर का यहाँ पर ये जो आपका वाटर है, इसका जो भी व्हाटसोएवर इसका हीट कैपेसिटी होगा, उसको हम थर्मोमीटर से जो हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया है टेम्परेचर T1 और T2, इसका डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्यूवी की वैल्यू मिल जाएगी, और क्यूवी की वैल्यू तो डेल्टा यू के बराबर होती है। ये भी हम लोगों ने सीखा, तो बड़ा इजी है इससे मेजर करना, इट इज वेरी इजी टू मेजर सच थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब गाइस स्टार्ट करते हैं इंथैल्पी चेंज, और वी कैन से रिएक्शन इंथैल्पी। नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलो 11th लेवल पर, स्कूल लेवल पर तो इससे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट जेई नीट लेवल पर भी सवाल आता है। तो गाइस यहां पर इमेजिन करो आपके पास में एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी में क्या चेंज आया। देखो एक बहुत बेसिक सा पॉइंट तुमको समझाता हूं, एक बहुत बेसिक सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक ए नाम का बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है। ए नाम के बच्चे के पास में अभी 10 रुपए है, बी नाम के बच्चे के पास में भी अभी चलो मान लो 10 रुपए नहीं 20 रुपए, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि इन दो बच्चों के पास में टोटल कितने रुपए हैं, आप बोलोगे 30 रुपए। अब ये दोनों बच्चे गए एक अम्यूजमेंट पार्क में, एक फन पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करने गए, या एक फन पार्टी करने गए। अब 30 रुपए में तो क्या पार्टी होती है अपने को मालूम ही है। ए नाम वाले बच्चे ने बी नाम वाले बच्चे के साथ में दोस्ती करी और बोला अपन दोनों के पास में मिलाकर अब हो गए हैं 30 रुपए।
हम लोग करते हैं मस्ती, ठीक है, हम लोग करते हैं मस्ती, और मस्ती करते 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 ये सी और डी में कन्वर्ट होगा, यानी ए और बी मिलकर सी और डी में कन्वर्ट हो गए, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो जब ये फन पार्क से निकल के बाहर आए तो एकदम चेंज हो गए, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत खुश हो गए, हैप्पी दिखने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब सी के पास में 5 रुपए ही बचे और डी के पास में 2 रुपए बचे, तो टोटल यहां पर इनके पास में कितने रुपए बचे, 7 रुपए। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जब ये घर से निकले थे और जब ये घर वापस आए तो इनके पास में कितने रुपए बचे, हम बोलेंगे 7 रुपए, कितने रुपए खर्च करे, हम बोलेंगे 23 रुपए। तो ये फन पार्टी करने में इनको कितने रुपए खर्च हुए, इनको 23 रुपीज लगे। यही आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ए नाम का रिएक्टेंट है जिसके पास में 10 जूल की एनर्जी है, बी नाम का रिएक्टेंट है इसके पास में 20 जूल की एनर्जी है, और अगर इन लोगों ने रिएक्शन करी, अगर इन लोगों ने यहां पर रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद में ये मान लो सी और डी में कन्वर्ट हो गए, सी के पास में 2 जूल की एनर्जी है, डी के पास में 12 जूल की एनर्जी है, तो पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड की एनर्जी जोड़ लेंगे कि रिएक्टेंट के पास में 30 जूल एनर्जी थी, हम प्रोडक्ट की एनर्जी जोड़ लेंगे, हमारे पास में बोलेंगे प्रोडक्ट की 14 जूल एनर्जी है। अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इस रिएक्शन को करने के लिए कितनी इंथैल्पी लगी, तो इस रिएक्शन को करने के लिए इंथैल्पी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप बताओ प्रोडक्ट का सम कितना हो गया, 2 + 12 14 एंड 10 + 20 30, तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, -16 जूल्स। देयरफॉर आपके इस रिएक्शन को करने के लिए -16 जूल्स की एनर्जी रही। अब यहां पर माइनस साइन का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर यहां पर प्लस साइन होता तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती, नेगेटिव मतलब रिलीज हो रही है। आप देखो ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास में कम एनर्जी, तो बची हुई 16 जूल एनर्जी कहां गई, एनवायरमेंट में छोड़ दी। क्या बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी इंथैल्पी कितनी है, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट पहले आएगा, रिएक्टेंट बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हम आगे उनके मोल्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो भी आप एनर्जी की बात करते हो या अगर आप लोग इंथैल्पी की बात करते हो तो गाइस इंथैल्पी और इन सब की जो यूनिट होती है वो जूल्स पर मोल होती है। यानी जूल्स पर मोल का मतलब ये होता है कि इतने जूल फॉर 1 मोल, यानी आपको जो भी एनर्जी दे रखी होती है वो 1 मोल के लिए दी होती है। अब अगर आपके पास में 2 मोल है वो चीज, 5 मोल है वो चीज, तो उसको आपको उसको उतने मोल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो A इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड B इज द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर के साथ में जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर। लेकिन देखो यहां पर वाटर के 2 मोल्स है इसलिए मैंने इसकी इंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस इंथैल्पी ऑफ मीथेन, मीथेन की कितनी इंथैल्पी है, प्लस इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने ऑक्सीजन की इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो H की वैल्यू लिखी है, यहां पर ये जो H लिखा है, यहां पर ये जो H लिखा है, ये H कैन बी मोलर इंथैल्पी, यानी इंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की मेरे प्यारे बच्चों इंथैल्पी है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। सो गाइज अनअकैडमी से आ गया है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, एंड गाइज अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का पर्सनल एक बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये NTSC स्टूडेंट्स फॉर 2022 बैच वालों के लिए है, मतलब अगर आप क्लास 10th में है या 9th में भी है और अगर आप लोग NTSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गाइज ये मेरा जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच के अंदर मैं केमिस्ट्री लेने वाला हूं, एंड फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th
इसके अंदर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो 9th या 10th में, तो गाइज आस्क देम टू ज्वाइन एन अकेडमी और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। चलिए तो गाइज नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। नो गाइज स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब है द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन when all the participating substances are in their standard state। मतलब एक केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी स्टैंडर्ड कब होगी? जब उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सारे सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। जैसे मान लो आप एक पार्टी कर रहे हो, अब अगर वो पार्टी स्टैंडर्ड हो, वो पार्टी बहुत हाई क्लास हो, तो हाई क्लास कैसे होगी? उस पार्टी में आने वाले सारे लोग हाई क्लास होने चाहिए, तो पार्टी हाई क्लास होगी। अगर उस पार्टी में आने वाले लोग सारे ऐसे हैं कि जो क्रिस्पी कॉर्न जैसे आया और फटाफट 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 उस पर टूट पड़े, ऐसे हाथ से उठा उठा के खा रहे, तो पार्टी का क्लास खत्म। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रकार अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालनी है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालने के लिए आपको उस रिएक्शन के अंदर सारे पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस को उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में रखना होगा, तो वो होती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? तो बेटा स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 bar। यानी कि अगर आपका सब्सटेंस अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है लेकिन प्रेशर 1 bar रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इथेनॉल की प्योर स्टेट कब देखी जाती है, तो इथेनॉल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा जब उसका प्रेशर 1 bar होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। इनफैक्ट आप किताब में जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको वहां पर आयरन का एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। तो आयरन की प्योरेस्ट स्टेट बोली जाती है 500 केल्विन पर और 1 bar प्रेशर पर। खैर यूजुअली हम सारी चीजों के लिए 298 केल्विन ही यूज करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, बट अलग अलग चीजों की स्टैंडर्ड कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज आप लोग सब जानते हो कि जितनी भी फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें मैटर इंटर कन्वर्टिबल होता है। सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड गैस में जा सकता है, गैस लिक्विड में आ सकती है, लिक्विड सॉलिड में आ सकता है। तो ये सारी फेजेस इंटर कन्वर्टिबल होती है, तो इन फेजेस को भी इंथैल्पी से नापा जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहां पर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। इन दिस रिएक्शन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि आपका जो वाटर है वो भी सॉलिड फॉर्म में, बट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यहां पर आप देखो इस प्रोसेस को क्लास 9th में आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये वो फिजिक्स वाला फ्यूजन और फिजन नहीं है, ये फ्यूजन है जिसमें कि आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसको बोला जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो आपको दिख रही है 6 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर प्लस साइन का मतलब है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड आइस को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी लेगा तब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो द इंथैल्पी चेंज that accommodates the melting of 1 mole of solid substance in its standard state। यानी अगर अभी वाटर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, आइस अगर अभी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या वो कितनी एनर्जी लेगा, या वो कितनी एनर्जी छोड़ेगा, व्हाटसोएवर एनर्जी चेंज होगी उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि अगर आपको एक चीज को स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए कितना एनर्जी में बदलाव आएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। भाई इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा देख लो कि मान लो ये वाटर है और वाटर के पास में अभी मान लो 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है, तो अभी ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब ये वाटर में कन्वर्ट हुआ तो इसकी एनर्जी हो गई 8 किलो जूल पर मोल की, तो 2 से 8 हो गई वैल्यू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया था दैट स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई 8 किलो जूल पर मोल,
रिएक्टेंट की एनर्जी थी 2 किलो जूल पर मोल, तो डिफरेंस आ गया 6 किलो जूल पर मोल, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से चीज काम करेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास में एक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में और आप उसको गैस में ले जा रहे हो, तो इसे बोला जाता है वेपोराइजेशन। तो जो लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी में चेंज आएगा रिएक्शन की, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। So the amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature and constant pressure 1 bar is called as standard enthalpy of vaporization। इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा स्टैंडर्ड enthalpy of vaporization, because what we are doing is we are doing vaporization। हम लोग यहाँ पर वेपोराइज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों चीज को। तो आप देखो, आपको वाटर को लिक्विड से वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास में एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है और वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला गया, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और अगर आपको उसको डायरेक्टली उसके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस करने के लिए, सब्लिमेशन करने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर कितना इंथैल्पी में चेंज आया, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने सॉलिड फॉर्म में था तब उसके पास में कितनी इंथैल्पी थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने गैस फॉर्म में आ गया तब उसके पास में कितनी इंथैल्पी है। जब आप गैस में से सॉलिड की इंथैल्पी को माइनस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यानी 25.2 किलो जूल पर मोल। अगेन ये एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब आपने एनर्जी दी, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसीलिए इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ग्रेट। नाउ गाइस, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स reacts in their elemental form to form product in its standard form। अगेन प्रोडक्ट भी कितना बनना चाहिए? 1 मोल अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। यानी कि यहां पर 2-4 चीजें ध्यान रखने वाली है, और वो क्या है? ध्यान से इस इंथैल्पी को, इस पॉइंट को समझेंगे कि यहां पर आपके पास में जो रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट अपने कौन से फॉर्म में होना चाहिए? वो रिएक्टेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो व्हेन सब्सटेंस, अच्छा यहां पर सब्सटेंस 1 मोल हो इसकी कोई नीड नहीं है, बट मेरे ख्याल से हम लोग इसे 1 मोल मान के चलें तो ज्यादा अच्छा ही होगा। तो हम व्हेन 1 मोल ही ले लेते हैं। सो व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अब आप देखो, आपका थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, अपन इसको हटा देते। तो हम यहां पर सीधा इसको लिखेंगे दैट व्हेन सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। अब आप यहां पर देखो, आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में। इन दोनों के रिएक्शन से आप देखो डेफिनेटली आपको यहां पर 1 मोल वाटर दिखाई दे रहा है। आप देखो यहां पर वाटर दिखाई दे रहा है, जो कितने अमाउंट में? 1 मोल अमाउंट में, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को
डेल्टा एफ एच से डिनोट किया जाएगा, विच इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है, मेरे किडीज को समझ में आ रही है? तो जब आप यहां पर वाटर को बनाना चाहेंगे, 1 मोल वाटर को बनाना चाहेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जब आप यहां पर इनकी इंथैल्पी देखेंगे तो ये 286.5 किलो जूल्स पर मोल के आसपास आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। अब यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में दिख रहे हैं और वो दोनों रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं जो कि 1 मोल है, तो इस इंथैल्पी को आप क्या नाम देंगे? इस इंथैल्पी चेंज को आप क्या नाम देंगे? मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी कुछ इंथैल्पी रही होगी, वाटर की अपनी कुछ इंथैल्पी रही होगी, तो हमने वाटर की इंथैल्पी में से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की इंथैल्पी को माइनस कर दिया, तो जो नेट वैल्यू बची वो वैल्यू बची इतनी। मतलब कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतनी एनर्जी और देनी पड़ी ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो सके। मैं आपको और एक एग्जांपल करवाता हूं। देखो मेरे पास में एक किताब में एग्जांपल है, कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन बन रहा है। देखो अब यहां पर आते हो, कार्बन भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन के 2 मोल भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, तो यहां पर आपको मीथेन मिल रहा है 1 मोल। हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट पर होना चाहिए, हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट पर होना चाहिए कि प्रोडक्ट 1 मोल है या नहीं। रिएक्टेंट 1 मोल से ज्यादा हो, 1 मोल से कम हो चलेगा, लेकिन हमारा पूरा ध्यान प्रोडक्ट पर होना चाहिए। तो यहां पर डेफिनेटली ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा -78.1 किलो जूल पर मोल। यानी यहां पर आपको मीथेन बनाने के लिए इतनी एनर्जी को देना पड़ा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लेकिन गाइस अगर आप इस केमिकल रिएक्शन पर फोकस करें कि अगर आपका H2Br2 के साथ में कन्वर्ट होके 2HBr बना रहा है, तो गाइस क्या इस केमिकल रिएक्शन का आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्या आप इस केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जी नहीं, इस केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? हमें तो यहां पर ये भी 1 मोल दिख रहा है, ये भी 1 मोल दिख रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्ट यहां पर 2 मोल है। तो यहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं, यहां पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिखाई देगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी दिखाई देगी, जो कि -72.8 किलो जूल के आसपास होगी। तो अगर अब आपसे कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे तो इस केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हाफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाफ ब्रोमीन, और ये हो जाएगा 1 HBr, यानी अब तुम्हारा HBr का 1 मोल हो गया। तो अब आप यहां पर क्या करो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए ये जो इसकी इंथैल्पी थी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया है। तो ये हो जाएगा 72.8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 36.4 किलो जूल पर मोल, और ये है आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आई? तो यहां पर ये 2 मोल एक बहुत बड़ा खेल खेलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी आपसे कोई बोल दे कि सर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करके कैल्शियम कार्बोनेट निकालना चाहते हैं, तो क्या हम इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जी नहीं, यहां पर आप इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट आर नॉट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, दे आर नॉट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, दे आर नॉट इन देयर एलिमेंटल स्टेट। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी निकाली जा सकती है जब रिएक्टेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, एलिमेंट्स के फॉर्म में, ये तो अपने कंपाउंड के फॉर्म में, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लोग कभी नहीं निकाल सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको, इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगा -178 किलो जूल्स पर मोल। तो आप यहां पर इसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंसीडर करेंगे, ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? मेरे गुलजारी लालों को क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार।
प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देख लो, ठीक है। अच्छा, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम यूज क्या कर सकते हैं? इस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या है? इस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या है? देखो, एक्सपेरिमेंटली ये लोगों ने क्या किया होगा, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया होगा। आपको इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेट से किताब में हमें दे रखा है CaO का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -635 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी किताब में दे दिया होगा। ये सब गिवन वैल्यू होती है, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो आपको दे रखी है -395। इस प्रकार कैसे तो भी करके इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया होगा। सर कैसे निकाला होगा? सर कैसे निकाला होगा? तो भाई इन्होंने क्या करा होगा, एलिमेंटल स्टेट में सबको रिएक्ट कर दिया होगा। कैल्शियम का ट्रीटमेंट कार्बन के साथ में कर दिया होगा विथ ऑक्सीजन। समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो 3/2 ऑक्सीजन से इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो आपको डेफिनेटली यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया होगा। तो इस रिएक्शन से जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया होगा, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है -1206, -1206। अब आपको बोला गया कि आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें बताओ। तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल से एक सवाल पूछोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? इतना। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? इतना। तो आप यहां पर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा RH इज इक्वल टू प्रोडक्ट -635 प्लस -395 माइनस रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी वैल्यू हो गई 1206 जो कि माइनस में है, -1206। तो इसको ऐड करो, माइनस माइनस हो जाएगा 550, 1 कैरी 3, 1030, और ये वैल्यू आएगी माइनस में और ये वैल्यू आएगी प्लस में 1206। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो गई? 1206 में से 1030 माइनस होगा तो 6 7 176, वैल्यू आएगी +176। मतलब कि यहां पर आपको इसको डीकंपोज करने के लिए आप देखो आपको +176 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक रैंडम केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी को पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।